RBEMP, and this is a number of factors. There are a number of frameworks that Dr. Tare has indicated. This will go together, and what is important in the end is there must be visible results. People must be able to see that the joint effort of the society, the government, the IITs, the business community, and the international community can really deliver something which is beneficial to the nation. And I want to thank you and thank the speakers, Dr. Monte Singh Ahluwalia, our Honorable Chief Minister, Dr. Yatsen Singh, and Dr. Ahuja, and all others. And also thank you for your discussions and the panels, the members of the panel. And thank you very much. Have a good day. माननीय अखिलेश यादव जी, मंच पर उपस्थित विशिष्टजन, आप सभी जो इस जल चिंतन सभा में आए हैं, मैं केवल 2 मिनट में अपनी बात कहना चाहूँगा, क्योंकि इसके बाद के सत्र में हम लोग विस्तार करेंगे। जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे घर के पड़ोस में सत्यनारायण भगवान की कथा हुई और हमारी माताजी अपनी दीवार के पास बैठ करके उस कथा को सुन रही थी। हमने कहा कि आप चले जाइए, वहीं जाकर के सुनिए। तो उन्होंने कहा कि निमंत्रण नहीं आया, इसलिए वहां कैसे जाऊं। थोड़ा और जब मैं बड़ा हुआ तो ये कहा गया कि चलो कुंभ में चलना है, तो चल पड़े। रास्ते में हमने अपने बड़े भाई से पूछा कि आमंत्रण आया है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई आमंत्रण नहीं आया। तो मेरे मन में यह सवाल खड़ा हुआ कि भगवान की कथा में भी बिना आमंत्रण के न जाने वाला परिवार कुंभ के स्नान के लिए बिना आमंत्रण क्यों जा रहा है। बहुत लोगों से पूछा कि इतने सारी संख्या में, अभी लंदन से एक सर्वे आया है, उसमें बताया है कि पूरे विश्व में आध्यात्मिक कारणों से सबसे अधिक व्यक्ति जहां इकट्ठा होते हैं वो स्थान वो गंगा है। मक्का मदीना से भी 3 गुना ज्यादा लोग गंगा के किनारे आते हैं और बाद में सब दूसरे स्थानों का नंबर आता है। इतने सारे लोग बिना आमंत्रण गंगा के किनारे क्यों पहुंचते हैं, यह सवाल हमारे मन में बना हुआ था। बाद में बड़े होने पर जब हमने पुराणों का अध्ययन किया तो शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में इस प्रश्न का उत्तर मिला। वहां पर यह बताया गया है कि गंगा धरती पर आई और फिर जिस निमित्त से आई थी उसको पूरा करके जाने लगी। तो लोग खड़े हुए कि नहीं गंगा, आप विराजो, यहीं रुको। गंगा ने कहा कि नहीं, हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि ज्यादा रुक जाने से फिर आप अभी तो हमारा सम्मान कर रहे हो, बाद में हमारा अपमान करने लगोगे। अति परिचयाद अवज्ञा। लेकिन फिर विनय करने पर गंगा ने कहा हम रुक सकते हैं अगर आप सब लोग हमको एक वचन दें। क्या वचन है? कि हमारा सदा सम्मान करेंगे, हमको सर्वोत्तम नदी स्वीकार करेंगे, हमारा अपमान कभी नहीं होने देंगे। अगर ये वचन दें तो हम रुक सकते हैं। तो सब लोगों ने वचन दिया, हाथ उठा करके, मुट्ठी बांध करके। और बाद में गंगा ने दूसरा वचन मांगा। उन्होंने कहा कि एक और वचन दो। लोगों ने कहा एक वचन तो दिया मां, अब दूसरा वचन कौन सा चाहती हो? उन्होंने कहा कि दूसरा वचन ये चाहते हैं कि पहले वचन को तुम स्वीकार कर रहे हो, इसका प्रमाण देने के लिए प्रति 12 वर्ष के बाद मेरे किनारे पर आओगे, खड़े होगे, जिससे यह प्रमाणित हो कि अभी भी तुमने उस वचन को याद रखा है। तब मुझे लगा कि शायद पूर्वजों द्वारा दिया गया वही वचन है कि हम बिना बुलाए गंगा के पास जाते हैं और अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। ये सच है कि पूर्वजों का वचन गंगा को दिया गया है, उसको निभाना हमारा फर्ज है, हम निभा रहे हैं। लेकिन आज ये संदेश कहीं ना कहीं छूट रहा है। लोग जब गंगा के किनारे इकट्ठा होते हैं
तो वहां जाकर के पिछले 12 वर्षों में गंगा के साथ क्या हुआ इसकी पर्यालोचना होनी चाहिए, और आने वाले 12 वर्षों में हम गंगा के लिए क्या करने वाले हैं, कैसे गंगा के सम्मान को, कैसे गंगा की धारा में बह रहे पवित्र जल को सुरक्षित रख पाएंगे, इस बारे में चिंतन नीति निर्धारण होना चाहिए। वो नहीं हो रहा है, बल्कि हो दे रहा है कि हम वचन का पालन करने के लिए इकट्ठे तो बहुत हो रहे हैं, करोड़ों की संख्या हमारी हो रही है, लेकिन वहां इकट्ठे होकर के गंगा का तट जितना शुद्ध पवित्र है उसको भी कहीं न कहीं से प्रदूषित ही कर दे रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जल के बारे में हमारे पूर्वजों ने बहुत विचार किया था। देखिए, जिस देश के राष्ट्रपति का सम्मान नहीं होगा उस देश के नागरिक का क्या सम्मान होगा। जिस देश में अगर जल की बात करते हैं, पानी की जितनी भी वाटर बॉडीज हैं आप उसकी बात कर रहे हैं, तो कोई एक वाटर बॉडी तो ऐसी आपको बनानी होगी जिसको आप एज प्रेसिडेंट रख सके कि हाँ ये जल सभी जलों में सर्वोत्तम जल है। तो हमारे पूर्वजों ने इस बात को स्वीकार किया था और गंगा के जल को सर्वोत्तम जल घोषित किया था। और जब गंगा के जल को एक एक बूंद के महत्व को समझाया गया था तो लोग समझते थे, और फिर जो उनके पास की धारा थी उसको भी गंगा मानते थे, और जितना हो सकता था उनके लिए भी करते थे। और इस तरह से सारे जल के स्रोत, सारे जल के प्रवाह सुरक्षित और व्यवस्थित रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब गंगा का ही अपमान होने लग गया, गंदे नाले उसमें गिरने लग गए, उसकी धारा को रोका जाने लगा और दूसरी तरह से उसका अपमान होने लगा, तो जब गंगा का ही सम्मान नहीं है तो दूसरे वाटर बॉडीज का क्या सम्मान होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज की यह समिट इस विषय में विचार करने जा रही है। विशेष रूप से गंगा को रखा है और साथ ही समस्त जल स्रोतों को रखा गया है। निश्चित रूप से इससे एक सुंदर बात निकल करके आएगी, और जो पूर्व से स्थापित हमारी परंपरा है जल के संरक्षण के प्रति, जल के सम्मान के प्रति हमारी जो भावना रही है पूर्वजों की, वो फिर से एक बार निकल करके आएगी और लोग बहते हुए जल के साथ अपने पवित्र जीवन को जी सकेंगे। इतना ही कहकर हम इस समय अपनी बात पूरी कर रहे हैं और आपके प्रति, आप सबके प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त कर रहे हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे अखिलेश जी युवा मुख्यमंत्री हैं, पर्यावरण से इन्होंने पढ़ाई की है ऑस्ट्रेलिया में जाके, ऐसा हमने सुना है। निश्चित रूप से ये चीज़ों को भी समझते हैं और अधिकार भी इनके हाथ में आ गया है। और संयोग से गंगा और यमुना, वैसे तो 5 प्रदेशों में गंगा जाती है, यमुना दूसरे प्रदेशों से आकर आती है, लेकिन गंगा यमुना का प्रदेश तो उत्तर प्रदेश ही माना जाता है। इसलिए इनकी बड़ी जिम्मेदारी है, और अभी हमारी थोड़ी सी संक्षिप्त वार्ता हुई है, इन्होंने कहा है कि हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो हमको तो लगता है कि गंगा और यमुना अविरल निर्मल रहे, इसका श्रेय प्राप्त करने के लिए ये प्रयास भी करेंगे, और प्रभु कृपा से आप सबके सौमनस्य से इनको वह श्रेय प्राप्त भी होगा। ये खड़े हों इस कार्य के लिए कि नहीं, मैं अपने प्रदेश में गंगा और यमुना को अविरल निर्मल बहा करके रहूंगा, तो बहुत ही बड़ा कार्य होगा। We are almost coming to the end of the inaugural session. I'm extremely sorry for the half an hour delay that we have, but I'm sure we'll try to make it up. We have been organizing this summit in a very informal way. It is being organized, said it is being organized by IIT Kanpur, but I must tell you, IIT Kanpur alone cannot do this. It's not possible for IIT Kanpur to do this on their own. We have the support of many, many people, many sponsors, partners into this. And I'm so grateful to them that they've so kindly agreed that though we will support this from the backside. They are not even interested in putting their names onto it. And I'm so grateful. So though we have, you can see on the logos, we have support and partnership with that. And I have told them that it is not the finances only that we require. Okay, those things are important, no doubt about it. But what we require is your support all through. Right? You should get into the platform, let's discuss things across, and then we will be able to take this particulars. I'm also grateful to all the partners. I am not taking individual names, right? But all of them have contributed in a significant way, both in terms of kind and otherwise. So I'm grateful. So with these words, I thank
the Honorable Chief Minister to have spared time and without bothering about any protocol. In fact, I'm so glad I have not been able to even see him personally for inviting him. And without that also, he has so kindly agreed to come here, and I'm really grateful that he has come, and I'm sure we will take this dialogue forward, and we will be able to have much better interaction, much more interaction on this topic. With these words, we will have a quick break. We have a half an hour break, but I request all of you that we can come back in 15 minutes, so we'll at least cover 15 minutes in that. Thank you very much. Please join us for the tea outside.